हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम मोबाइल सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ समझा सकूं। सो आई एम वन शर्मा, यू आर वॉचिंग टीचिंग यू ब्रेन। सो लेट्स रोल द वीडियो। सो अब अगर हम इस चैप्टर के टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स में सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन, जो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। फिर उसके बाद आती है द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। फिर थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट लास्ट फोर्थ टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अपना मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोबाइल जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हमारे डेली यूसेज में आता है मोबाइल फ़ोन। तो आजकल के जो मॉडर्न मोबाइल सिस्टम है वो किसी टाइनी कंप्यूटर से कम नहीं, क्योंकि जो काम हम पहले कंप्यूटर्स के द्वारा किए जा सकते थे, आज वो सारे काम आज मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी किए जा सकते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन बनानी हो, कोई रेडियो सिग्नल ट्रांसफर करना हो, ऑडियो वीडियो ग्राफिकल कंटेंट को डिस्प्ले करना हो, या कुछ और, ये सब कुछ आज कल फोन या फिर मैं यूं कहूँ मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है। मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम कुछ बेसिक फीचर्स देखें तो एपीयू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को हम बैकबोन मान सकते हैं मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट। मतलब मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट को हम एपीयू और जीपीयू मान सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम एपीयू और जीपीयू के पार्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले पार्ट आता है डिस्प्ले सबसिस्टम, जिसमें कीबोर्ड, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन और हमारी जो टच सेंसिटिव सरफेस होता है जिसे हम टच स्क्रीन कहते हैं, वह सारी चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के अंडर आती हैं। मतलब यही इस चीज़ों की प्रोसेसिंग संभालता है। फिर अगर हम बात करें कैमराज यूनिट की, तो जिसमें इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, तो वो भी मैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी पुट करना चाहूँगा। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो कैमरा यूनिट और डिस्प्ले सब यूनिट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड अकॉर्डिंग टू मी है। अगर अब हम बात करें स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो हम देखेंगे कि हमें स्टोरेज फोन्स में या मोबाइल फोन्स में हमें स्टोरेज किस चीज़ की चाहिए होती है। एप्लीकेशंस का डाटा स्टोर करने के लिए, तो उन एप्लीकेशंस का डाटा स्टोर करने के लिए अगर हम स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो स्टोरेज है वह भी एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिट के द्वारा ही देखी जाएगी। मतलब कौन सा डाटा ऐड करना है, कौन सा डाटा डिलीट करना है, वो सारा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट देखेगी। तो हम इस पार्ट को भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही डालेंगे। अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है रैम एंड रोम। अब रैम और रोम हमें कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फोन में किस चीज के लिए चाहिए होती है? एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। तो उन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए अगर हम रैम और रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम रैम और रोम को भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट मान लेते हैं। और आजकल तो रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस। अब अगर हम सेकेंड पार्ट बैकबोन ऑफ मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड पार्ट की बात करें, तो उसमें सब पार्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेसर। कम्युनिकेशन जो हमें सबके लिए ज़रूरी है। अब उसमें पार्ट आता है एक ऑडियो सब सिस्टम और स्पीकर्स का सब सिस्टम। मतलब जो हम ऑडियो बोलते हैं, जो हम वॉइस सुनते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग के अंदर आता है। इसलिए इस सब सिस्टम को हम कम्युनिकेशन प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड करेंगे, जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। आवाज़ ही नहीं आती टीचर्स को हमारे। अब अगर हम बात करें आरएफ ट्रांस रिसीवर्स की या फिर सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल।
अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, सिम SIM की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो जो सिम है वह हमें कॉलिंग के लिए या हमारा इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक कम्युनिकेशन का ही ज़रिया है, तो इसलिए हम RF ट्रांसरिसीवर्स को भी कम्युनिकेशन प्रोसेसर के पार्ट में ही इंक्लूड करेंगे। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर मैनेजमेंट, जिसमें बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट और चार्जर आता है। अब पावर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेसर के अंदर डालेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट नाराज हो जाएगा, और अगर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर डाला तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए हम पावर मैनेजमेंट को इन दोनों पार्ट्स के इंटरेक्शन पे रखते हैं, कि मतलब इन दोनों को पावर की तो ज़रूरत है ही, चाहे हमें सिम चलानी हो, कॉलिंग करनी हो, या फिर हमें कोई एप्लीकेशन रन करनी हो, या फिर हमें ग्राफिक्स यूज़ करने हो, उसमें पावर मैनेजमेंट का तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। इसलिए पावर मैनेजमेंट को हम इन दोनों के आउटर सरफेस, या फिर हम कहें कि बैकबोन ऑफ मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो ये दो पार्ट मिलके बना रहे हैं, हम उसको एज अ पार्ट देंगे पावर मैनेजमेंट को। अब हम आगे अगर बात करें तो आगे हमारा एक टॉपिक आता है मोबाइल। अब हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम मोबाइल प्रोसेसर्स की बात करें, जिसे हम मोबाइल CPU भी कहते हैं, तो मोबाइल प्रोसेस मतलब इसे हम ब्रेन ऑफ द स्मार्टफोन कह सकते हैं, जैसे CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, तो मोबाइल प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि इसका CPU है वो कमांड रिसीव करता है, इंस्टेंट कैलकुलेशंस करता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है, ट्रांसफर करता है ऑडियो वीडियो, फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सिग्नल सेंड करता है अदर डिवाइसेस के लिए, सारे काम मोबाइल CPU प्रो करता है। फिर अगर हम देखें तो मोबाइल सिस्टम मतलब मोबाइल सिस्टम के CPU के दो मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें एक आता है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम उसमें पढ़ा हमने। ये दो मेन पार्ट्स बैकबोन ऑफ मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे हम CPU कहते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इनपुट आउटपुट यूनिट जो मोबाइल में यूज होती है, और साथ में जो सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल मतलब फ़ोन कॉल्स रिसीव करने के लिए, फ़ोन कॉल्स देने के लिए, मोबाइल हैंडसेट का यूज़ करने के लिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, और साथ में RF सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, और साथ साथ ऑडियो सब सिस्टम्स को भी सुनने के लिए हम कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो, और इसमें एक मेन बात ये है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की, कि जो रेडियो सिग्नल्स मैनेजमेंट यूनिट है वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है, जो हमें सिम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल को बेस स्टेशन से कनेक्ट करता है, जहाँ से हमारी सारी कॉल्स रिसीव होती है और हमारी सारी कॉल्स ट्रांसफर होती हैं। जब हम नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की, जिसे हम APU कहते हैं, तो ये सब सिस्टम सिग्नल्स या फिर कम्युनिकेशन को छोड़ के बाकी सारा काम यही एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड करता है। कौन सी एप्लीकेशन को रन करना है, कौन सी एप्लीकेशन को स्टॉप करना है, कौन सी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन करना है, कौन सी एप्लीकेशन का डाटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है, कौन सी एप्लीकेशन की डाटा से फ़ोन की सेटिंग्स किस तरह से चेंज करनी है, ये सारे फंक्शंस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट करता है। हमारी बैटरी की स्टोरेज, मैक्सिमम स्टोरेज से मिनिमम स्टोरेज तक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट डिसाइड करता है। अब अगर हम डिस्प्ले सब सिस्टम की बात करें तो डिस्प्ले सब सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें हमारे डिस्प्ले के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, टच सेंसिटिविटी इंटरफेस के लिए, टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स के लिए, सारा डिस्प्ले सब सिस्टम का ये रोल है। अगर डिस्प्ले सब सिस्टम नहीं होता तो हम क्या करते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिस पे हम बात करेंगे वो है कैमरा सब सिस्टम। कैमरा सब सिस्टम हमारी सेल्फीज खींचने के लिए, हमारी फोटोज खींचने के लिए सबसे बड़ा योगदान कैमरा सब सिस्टम का है, जो हमारी इमेज को प्रोसेस करता है, इमेज की पैकेजेस बनाता है और इम्प्रूव करता है हमारी ओवरऑल पिक्चर और वीडियो एक्सपीरियंस को, ताकि हम वो 60s या 50s की वीडियोस का एक्सपीरियंस ना करें। #वाइट ब्लैक एंड वाइट वीडियो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस ना करें, तो हमारे वीडियोस में कलर्स डालना
और हमारे वीडियोस के जो कलर्स हैं वो उन्हें ओरिजिनल कलर्स से मैच करना, इंस्टेंट कैप्चरिंग करना, हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट देना, हमें इमेज स्टेबलाइजेशन देना और साथ में इमेजेस को इन्हेंस करना, इन सब में कैमरा सब्सक्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल है। आता ये भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही। मोबाइल सिस्टम मेमोरी की बात करें तो ऐसी चीज जो हर इंसान को चाहिए, हर इंसान की जरूरत है। कैमरास जो फोटोज क्लिक करता है, जो वीडियोस बनाता है, उसको सॉर्ट करना, जो हम वीडियो का ऑडियो आता है उसकी सॉर्टिंग करना, जो हम गाने सुनते हैं उनकी सॉर्टिंग करना, जो हम फाइल्स बनाते हैं उनकी सॉर्टिंग करना। और आजकल तो एक नया ही रूल हो चुका है, स्कूल्स के पीडीएफ्स भी तो हैं, उनको भी सॉर्ट करना। तो उसके लिए हमें मोबाइल में एक अलग सिस्टम तो चाहिए ही, तो इसीलिए हम इस मोबाइल सिस्टम ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक कंप्यूटर का वो मोबाइल जो हमारे हर काम के लिए यूज होता है, क्योंकि हर काम में मेमोरी तो स्टोरेज तो लगती ही है। तो हम मेमोरी को 2 बाइट्स में कन्वर्ट करें, मतलब तो अगर हम मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश करें तो उसमें पहला पार्ट आएगा रैम, स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में आपने पता है आपको रैम होती क्या है। तो ये मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने से लेके उन्हें रन करने तक, साथ में पहली टाइम जो ऐप रन होता है उसकी सेटिंग्स से लेकर बाकी सब काम रैम प्रोवाइड करता है। और ताकि अगर हम ऐप को बंद करें तो रैम से उसका डाटा डिलीट करना, ये सारा का सारा काम, क्या हमारी गेम्स या हमारे ग्राफिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे गेम स्मूथली रन हो, हमारे ऐप स्मूथली रन हो, ऑनलाइन क्लासेस लगाते टाइम हमारे वीडियोस लैग ना हो, ये सब का ध्यान रैम रखता है। फिर अगर हम रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, हमारा बाकी सारा पार्ट, हमारे सारे पीडीएफ्स, हमारे सारे गाने, स्कूल की पीडीएफ्स, हमारे सारे गाने, हमारे सारे के सारे फोटोज, वीडियोस, ये सब को सब रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। रोम एक किस्म का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी और टेक्निकली EEPROM EEPROM पे वर्क करता है। EEPROM के फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ और साथ में फ्लैश मेमोरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोरेज, द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ मोबाइल सिस्टम, जिसे हम एक्सपेंडेबल स्टोरेज कहते हैं, जिसमें हमारे SD कार्ड्स, माइक्रो SD कार्ड्स आते हैं। SD कार्ड्स और माइक्रो SD कार्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसमें स्टोरेज जो हम आराम से स्टोरेज हटा सकते हैं और हमारे पिक्चर्स, म्यूजिक, इन सब को, ताकि फोन की स्टोरेज फुल ना हो जाए, हम SD कार्ड का यूज करते हैं, जिससे पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस और इन जैसी कई अनेक चीजें, आजकल PDFs भी आ चुकी हैं। आजकल अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज सिर्फ हमारी मेमोरी हार्डवेयर तक सीमित नहीं रह चुकी है। अगर हम क्लाउड स्टोरेज की बात करें, जैसे जो आज हम गूगल मीट यूज कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, जूम ऐप यूज कर रहे हैं, तो इन सब पे हमारी सारी मीटिंग्स का रिकॉर्ड, हम गूगल क्लासरूम पे जो डाटा अपलोड कर रहे हैं, वह सारी चीजें हमारे क्लाउड स्टोरेज में जा रही है। वो है ना आपके फोन में है सेव्ड, ना मेरे फोन में सेव्ड है। आप अपनी ईमेल आईडी को से उसे कहीं से भी, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट स्टोरेज मतलब क्लाउड स्टोरेज में सेव होती है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि गूगल के सर्वर की स्टोरेज अप्रोक्सीमेटली 15 एक्साबाइट्स है अभी तक 15 एक्साबाइट्स है। फ्यूचर में अगर गूगल बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, और उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एट एन एक्सटेंस ऑफ 50% ऑफ द डाटा उसका इंक्रीज हो गया है स्टोरेज में। तो अब अगर हम बात करें पावर मैनेजमेंट या फिर सब सिस्टम, जिसे बैटरी भी कहते हैं, तो एक ऐसा सब सिस्टम जो हमें हमारे मोबाइल सिस्टम को पावर प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा कम्युनिकेशन चल पड़ सके, हमारा एप्लीकेशन चल सके, हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कर पाए, हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सब कुछ वर्क कर पाए, हमारी टच स्क्रीन वर्क कर पाए, हमारी फ्लैश लाइट चल पाए। इन सब का काम पावर मैनेजमेंट
सब सिस्टम या फिर बैटरी परफॉर्म करती है। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। May you all live long and always hope for the best.